इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मुद्दे के संबंध में जिस तरह से सत्ताधारी दल और विपक्ष यहां खेल खेल रहे हैं, हम न्याय के लिए पूरी तरह से लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से इस राज्य के विकास के लिए चिंतित है, हम भी उनके साथ हैं और केरल को सुरक्षित प्रदेश, विकसित प्रदेश बनाने में हम आगे बढ़ेंगे। और सबरीमाला पर जिस प्रकार से यहाँ के सत्ता और विपक्ष खेल खेल रहा है, हम पूरी तरह से उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जस्टिस लेकर रहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। आपको बता दें, इसके तहत भारतीय सामान पर अब अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा दिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इस फ्रेमवर्क को जल्द ही लागू किया जाएगा और व्यापक द्वितीय पक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक ये फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू होगी और भारत अमेरिका बीटीए वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर को कम करने जैसे प्रावधान भी शामिल होंगे। इसके तहत अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर भी सभी टैरिफ खत्म या कम किए जाएंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन यानी लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। उनके मुताबिक एमएसएमई, किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे और इससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $500 अरब यानी 45,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। वहीं आपको बता दें, पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो इसके कुछ नियम तय करेंगे ताकि समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत दोनों को मिले, ना कि किसी तीसरे देश को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर शनिवार यानी आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, इसमें 9 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। हादसा सुरीर कोतवाली क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास करीब 3:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार दिल्ली के नागलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही एक निजी बस में सवार यात्रियों ने वॉशरूम के लिए चालक से बस रुकवाई, लेकिन चालक ने सुरक्षित ग्रीन जोन में बस रोकने के बजाय एक्सप्रेसवे के किनारे ही वाहन खड़ा कर दिया। जैसे ही यात्री नीचे उतरकर सड़क किनारे खड़े हुए, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पहले बस से टकराया और फिर यात्रियों को रौंद दिया। हादसे में औरैया निवासी सोनू, अमर दुबे, बस्ती के देवेश, कन्नौज के असलम, दिल्ली के संतोष समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, मथुरा जिले में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्रातः लगभग 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे, तभी पीछे से एक डीसीएम आकर के बस में टक्कर मार दी और उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है।
इमरजेंसी में तो 2 लोग नॉट डेड आए, यानी एक्सपायर हो गया है, और 1 घायल है। जो घायल उसकी स्थिति क्या है? उसकी तो बाह में चोट लगी है, बाएं तरफ की बाह में, और बाकी तो सही है, तो सही हो जाएगा। लेकिन 2 एक्सपायर आए थे, वो तो कुल 6 डेथ हुई है इसमें? कुल टोटल 6 लोग डेथ हुई है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 88 माइलस्टोन जो यमुना एक्सप्रेस वे का है, सुरीर थाने में पड़ता है। एक बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, जिसके कुछ यात्री शौचालय करने के लिए उतरे हुए थे। बस साइड में खड़ी थी, कुछ यात्री बस के आगे थे। पीछे से एक डीसीएम आई और उसने टक्कर मार दी, और उस टक्कर से बस की चपेट में आकर के 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति घायल है, जो यहाँ हमारे जिला अस्पताल में भर्ती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां आज होने वाले T20 मुकाबले को लेकर काशी में क्रिकेट प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, भारत जीत की कामना के लिए गंगा घाटों और प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और आरती का आयोजन किया गया। नमामि गंगे अभियान से जुड़े सदस्यों ने स्थानीय लोगों और बटुकों के साथ मिलकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से देश की टीम को विजय दिलाने की कामना की। आपको बता दें, पूरे शहर में देशभक्ति और खेल भावना का अनोखा संगम देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में भारत के पहले मुकाबले से पहले काशी में भी क्रिकेट का रंग चढ़ गया है। वाराणसी के एक निजी स्कूल के बच्चों में टीम इंडिया को लेकर खासा जोश नजर आया। बच्चों ने अपने गालों पर तिरंगे की पेंटिंग बनवाई और हाथों में ट्रॉफी की प्रतीक के साथ देशभक्ति गीत गाए। इस आयोजन के जरिए बच्चों ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और जीत का संदेश दिया। बच्चों का कहना है कि उन्हें टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीदें हैं और वो भारत को वर्ल्ड कप जीतना देखना चाहते हैं। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और क्रिकेट प्रेम की झलक साफ दिखाई दी। क्योंकि आज T20 विश्व कप का मैच वानखेड़े मुंबई में शुरू होने जा रहा है और अमेरिका के साथ है। हमने यहाँ बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से गुहार लगाई है, प्रार्थना की है, क्रिकेटरों के तस्वीर लेकर, राष्ट्रध्वज लेकर, क्रिकेट किट लेकर, कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो प्रत्येक मैच जीते और भारत विश्व कप जीतकर हमारे 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनको खुशी प्रदान करे। और हम निरंतर बाबा भोले से और मां गंगा से प्रार्थना करते रहेंगे कि काशी की जो आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ से जो एक प्रार्थना की गई है उन तक पहुंचे और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम सदैव प्रत्येक मैच में विजयी होते रहे और प्रत्येक खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा रहे। हमने यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मां गंगा की आरती उतारी है और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना की है। बच्चों के अंदर बहुत जोश है, स्पेशली क्रिकेट वैसे भी हमारा सबसे फेवरेट गेम हो चुका है। बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ियों में ढूंढते हैं। उनको लगता है कि मुझे सूर्या बनना है, मुझे ईशान किशन बनना है, अभिषेक शर्मा बनना है। तो बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है और भारत की जीत को लेके ये बहुत उत्साहित हैं। इनके पास हम लोग से ज्यादा अपडेट्स हैं कि कौन क्या रन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों को उत्साहित करने का बहुत बड़ा मौका है और ये बहुत उत्साहित भी हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इसमें पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षों को शामिल होने के लिए कहा गया है। बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान
व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया बंधुओं से यही रजा लेते हुए पार्टी के आज बुलाई गई यूपी प्रदेश स्तरीय बैठक की शुरुआत करती हूँ। वैसे बैठक खत्म होने के बाद इन सभी मामलों में प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, जिससे मीडिया को काफ़ी कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। तो आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने रणनीतिक तैयारी की बातचीत की। तो आपको बता दें, आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की। किस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव को लड़ना है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। कैसे रणनीति बनानी है, किन किन मुद्दों को इस बार रखना है, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सभी पदाधिकारियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, सभी वहां पे मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रांची से है, जहां रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही झारखंड जगुआर की बम निरोधक दस्ता यानी बीडीएस टीम मौके पर पहुंच गई। सिविल कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मामले की जांच के लिए रांची पुलिस ने कई वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर बुलाया और सभी अधिकारी जो है इस वक्त मौके पर मौजूद भी हैं और लगातार सघन जांच किया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी, कोतवाली डीएससी समेत कई अधिकारी स्थिति पर भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और जांच जारी है। तो आपको बता दें, रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की यह धमकी मिली थी, ईमेल के जरिए धमकी मिली थी, जिसके बाद से सभी जो टीम है वो वहां पे पहुंची हुई है। लगातार टीम द्वारा सघन चेकिंग किया जा रहा है। इलाके को फिलहाल खाली करा दिया गया है। लगातार सघन चेकिंग जो है वो जारी है। तो सिविल कोर्ट को उड़ाने की यह धमकी जो है ईमेल के जरिए भेजी गई थी। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। निजामाबाद तेलंगाना से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इतिहास और बदले की राजनीति पर तीखा सवाल किया है। ओवैसी ने कहा कि गोलवलकर ने खुद लिखा था कि सोमनाथ मंदिर की लूट में हिंदू राजा शामिल थे, फिर आज चुनिंदा इतिहास को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर बदला ही लेना है तो रावण, कौरवों और 1984 के सिख विरोधी दंगों का बदला कौन लेगा। ओवैसी ने कहा कि जब देश में करोड़ों बच्चे भूखे सोते हैं तो असली जरूरत बदले की नहीं बल्कि बदलाव की है। और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मौर्यास के जमाने में गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए
कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरवा ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। और फिर मैं अब बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने ट्वीट कर सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति और नारी चेतना की सशक्त प्रतीक माता रामाबाई आंबेडकर की जयंती संभाव प्रकट किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और जनप्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि माता रामाबाई आंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा, सामाजिक समरसता और जागरूकता के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनका जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता का प्रेरक उदाहरण है। शिक्षित, समरसित और जागरूक समाज के निर्माण में उनका योगदान सदैव मार्गदर्शक बना रहेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एस फार्मासिस्ट के नाम से संचालित मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार और उनकी टीम ने शिकायत मिलने पर छापेमारी कर दवाओं की जांच की। जांच के दौरान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन, वैध दस्तावेजों की कमी और बिना अभिलेख के दवा क्रय विक्रय का मामला सामने आया है। मेडिकल स्टोर पर ना तो प्रोपराइटर और ना ही फार्मासिस्ट मौजूद पाए गए। इसके अलावा अस्पताल परिसर में बने औषधि भंडारण कक्ष को भी सील किया गया। जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर औषधि भंडारण कक्ष है और एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर यस फार्मेसी के नाम से लाइसेंस दिया गया है। ये एक लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर है, कार्यरत है। इनका हॉस्पिटल का संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर लाइसेंस के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर यस मेडिकल फार्मेसी की जांच की गई। मौके पर प्रोपराइटर और फार्मासिस्ट नहीं पाए गए। इसके लिए यहाँ पर 22 बंडी की धारा के अंतर्गत औषधि मेडिकल प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेशों तक सील किया गया है। इसी संदर्भ में अस्पताल प्रीमिसेस के अंदर औषधि भंडारण कक्ष था, उसमें भी क्रय विक्रय अभिलेख से संबंधित प्रस्तुत न करने के कारण वो कक्ष को भी सील किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड का मामला बेहद गंभीर है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है और आशंका जता रही है कि बच्चियां कोरियर शो या ऑनलाइन गेम से प्रभावित थी। कानपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी ने कहा कि कॉमन स्क्रीन और इंटरनेट का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और खुलकर संवाद करें। ये मोबाइल का अत्यधिक लत और वो घातक है। इसके लिए मैं केवल बच्चों को दोषी नहीं मानता हूँ, बच्चों किशोरों को। इसमें हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं, माता पिता, संरक्षक हैं और स्कूल का भी जो इधर कोरोना के बाद जो मोबाइल का हो गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिजनौर जिले के धामपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का डिप्टी कमिश्नर बताकर रौब जमाने वाला व्यक्ति एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। मेरठ से पहुंची एसटीएफ टीम ने धामपुर में दबिश देकर मनोज कुमार नामक आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए मेरठ लेकर गई। जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार नगीना मार्ग स्थित एक मकान में रह रहा था और लंबे समय से खुद को आईबी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनके बड़े मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों के संचालकों से संपर्क है और प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों से नजदीकियों का खुलकर फायदा उठाते हैं। करीब 5 महीने पहले सड़क हादसे में उनकी पत्नी की मौत के बाद मुरादाबाद एक निजी अस्पताल में कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी से उसका रसूख और चर्चा में आ गया था। एसटीएफ अब जांच कर रही है कि उसने फर्जी पहचान के सहारे कितने लोगों को ठगा है और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क भी काम कर रहा था या नहीं। तो आपको बता दें, पुलिस ने दबिश देकर मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जानकारी पता कर रही है कि आखिर इस के पीछे कोई गिरोह भी शामिल था या नहीं। लगातार मनोज कुमार से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, मनोज कुमार लंबे समय से आईबी का सीनियर अधिकारी खुद को बताकर कितने लोगों को ठगी की है, इसके बारे में भी जानकारी लगाई जा रही है। पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। पुलिस ने दबिश देकर मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कुमार जो कि आईबी का एक सीनियर अधिकारी खुद को बताता था और लोगों पर प्रेशर बनाता था, पुलिस और अन्य कर्मचारियों पर भी अपनी धाक जमाता था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।